वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हमारी टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। प्रश्न संख्या 61 यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनिए। 4 वाक्य आपको दे रखे, इसमें से एक वाक्य पूर्णतः सही है, बाकी 3 वाक्य में कोई ना कोई त्रुटि है। तो जो वाक्य एकदम सही है उसी को आपको चयनित करना है। चार दीवारी के पास एक सुंदर सी इमारत है, इसमें जो चार दीवारी में जो छोटी की मात्रा लगी ये गलत हो जाएगा, तो पहला विकल्प गलत हो जाएगा। चार दीवारी की अगर बात करेंगे, चार एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है चार, और दीवारी का मतलब दीवार, मतलब किसी चीज़ की सुरक्षा के लिए जो ऐसे चार दीवार खींचा जाता है उसी को चार दीवारी कहते हैं। इसके बारे में आपको पता है। उपरोक्त वाक्य का संज्ञान ले, है ना, वाक्य का संज्ञान ले, ये शुद्ध नहीं दिख रहा है तो ये भी गलत है। अगला प्रश्न है, मतलब अगला विकल्प दे रखा है, शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। शिक्षणेतर ये सही नहीं है ना, तो शिक्षणेतर कर्मचारी ये गलत हो जाएगा। अब इसमें 3 विकल्प अगर गलत हो गया तो विकल्प 4 बिल्कुल सही होगा। देख लेते हैं। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही विकल्प है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 62। यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से एक वाक्य छाटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया। आपको ऐसे वाक्य को चयनित करना है जिसमें क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण की अगर बात करेंगे तो यह क्रिया की विशेषता बताएगा, जो वाक्य की क्रिया रहेगी उसकी विशेषता बताएगा। देखिए यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए, इसमें देखिए कैसे कैसे, ये लोगों की बात कर रहे हैं तो लोगों की विशेषता बता रहे, ये गलत हो गया। आगे काली गाय, देखिए यहाँ पे गाय मतलब संज्ञा की विशेषता बताया जा रहा है, ये भी गलत हो गया। मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता, फल की विशेषता बता रही, ये भी गलत हो गया। जब 3 विकल्प अगर कट गए तो चौथा विकल्प सही होगा। अब इसको चेक करते, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, देखो कैसे पढ़ रहे हो, जी जान लगा के, तो विशेषता किसकी बताएगी, पढ़ने की बताएगी ये, तो यहाँ पर विकल्प डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 63। प्रश्न संख्या 63 में आपसे पूछ रहा है, गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द हैं। तो अगर गमला और आल्पिन की बात करेंगे तो गमला और आल्पिन पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, आप इसको याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त कुछ पुर्तगाली भाषा के प्रसिद्ध शब्द हैं जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में अक्सर, जैसे अनानास, है ना, अन्नानास, आल्पिन, आल्पिन यहाँ पर भी दिया हुआ है, अलमारी, है ना। ऐसे पूरे शब्द को लिखना मतलब यहाँ पे समय जाएगा, तो मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ शब्दों को, आप सुन लीजिए, ठीक है। अलमारी हो गया, इस्पात, स्त्री हो गया, कमरा है, काजू हो गया, इसके बाद कनस्तर, कमीज, गोदाम, गोभी, गमला, चाबी, तौलिया, तंबाकू, परात, पादरी, पिस्तौल, फीता, मेज, बाल्टी, बोतल, संतरा, मिस्त्री, पपीता। तो ये सब शब्द ना फारसी भाषा पुर्तगाली भाषा के शब्द है, आप इसको याद रखिएगा। माफ कीजिएगा, जुबान से फारसी निकला है, फारसी नहीं पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 64 पर। 64 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो देखिए हंस पद जो होता है किसी वाक्य में त्रुटि दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह ऐसे होता है, ये है। जैसे मान के चलिए आपको कोई वाक्य लिखना, जैसे मेरे गांव का, अब नाम मान लीजिए यहाँ पे छूट गया, आपने लिख दिया, ठीक है, जो भी है, मेरे गांव का नाम, चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कशीदाहा है, ठीक, ये मैं अपने गांव का नाम लिख रहा हूँ, ठीक। अब मान के चलिए यहाँ पे मेरे गांव का नाम ये, अब यहाँ से छूट रहा है, देखिए अब यहाँ पे नाम छूट रहा है, तो आप ऐसे हंस पद लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे नाम, ठीक। इसके अतिरिक्त आप कोई भी वाक्य लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए मेरा भारत, अब आपने लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे महान लिखना था, शब्द छूट गया, तो यहाँ पे हंस पद लगाएंगे और लिखेंगे महान। तो हंस पद का चिन्ह हमेशा ये रहता है, इसका प्रयोग हमेशा किया जाता है त्रुटि को प्रस्तुत करने के लिए। तो इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा, देखिए वाक्य पूरा करने के लिए नहीं होता है, संकेत देने के लिए नहीं है, अर्थ स्पष्ट करने के लिए नहीं है, लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए, मतलब कोई त्रुटि है, कुछ छूट गया, तो वहाँ पे आप इसका हंस पद का प्रयोग करेंगे। तो विकल्प डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 65। 65 में दिया निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो कौन सा शब्द है जो पूर्णतः शुद्ध है, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। इसका उत्तर जो 65 है, इसका उत्तर आप कमेंट कीजिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 66। इसमें पूछ रहा है आपसे, आभ्यंतर का विलोम है। आभ्यंतर मतलब अंदर की ओर, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, बाहर की ओर, मतलब बाह्य, विकल्प ए सही हो जाएगा।
66 के बाद प्रश्न संख्या 67, बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है। देखिए बच्चा जो है, बच्चा तद्भव है, तो देखिए बच्चा के बाद बालक भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा, है ना, बाल भी इसका पर्यायवाची हो जाएगी। ये सब आपके तद्भव रूप है। तो यहाँ पे बात पूछा जा रहा है कि तत्सम कौन है, तो जो वत्स होता है, वत्स आपका बच्चा का तत्सम होता है, तो वत्स इसका बिल्कुल सही स्वरूप हो जाएगा, विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 68 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर में बहुब्रीहि समास होता है। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई है ना। इसके रचनाकार कौन है, इसको आपको कमेंट करना है। निम्नलिखित में खिड़की का पर्यायवाची है, तो खिड़की का पर्यायवाची वातायन ये भी होता है, बारी ये भी है, दरीचा ये भी है, तो सभी पर्यायवाची खिड़की के पर्यायवाची हैं। तो 70 का विकल्प डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 71। देखिए प्रश्न संख्या 71 में क्या दिया है, यहाँ पर एक पैसेज दिया है, अधोलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 71 से 75 के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। तो 71 से 75 के जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको इस गद्यांश के आधार पर देना है। तो चलिए हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया। मानव के पास समस्त जगत को देखने परखने के दो नजरिए हैं, एक आशावादी और दूसरा निराशावादी। मतलब ये जिक्र किया जा रहा है कि मनुष्य अगर संसार को देखेगा तो उसके पास दो तथ्य हैं, एक वो आशावादी मतलब हर जगह उसको उम्मीद दिखाई दे रही है, दूसरा तथ्य क्या है कि हर जगह उसको निराशा दिखाई दे रही है। इसे सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि भी कहते हैं। सकारात्मक है तो हर चीज़ आपको अच्छी दिख रही है, नकारात्मक पे क्या दिख रही है, बेकार दिख रही है। जो आशावादी या सकारात्मक मार्ग पर चलते हैं वे सदैव आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। मतलब जिक्र किया जा रहा है जो व्यक्ति आशावादी रहते हैं उनको हमें मतलब सकारात्मक के पथ पर चलते हैं उनको हमेशा आनंद मिलती है, तथा निराशावादी या नकारात्मक दृष्टि वाले दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं। मतलब जो नकारात्मकता नेगेटिव फैक्ट से डूबा हुआ है उसे हमेशा क्या होता है, दुख, मतलब वो दुख में डूबा रहेगा। वे भूल जाते हैं कि तर्क और वितर्क से ज्ञान का नाश होता है एवं जीवन में विकृति उत्पन्न होती है। आशावादी कभी तर्क नहीं करता, फलस्वरूप वह आंतरिक आनंद की प्रतीति करता है। वह मानता है कि आत्मिक आनंद कभी प्रहार या काटने की प्रक्रिया में नहीं है। मतलब जो आशावादी व्यक्ति उसको ऐसा लगता है कि आपको आनंद लेना है तो किसी पे प्रहार, मतलब देखिए प्रहार या काटने की प्रक्रिया में नहीं रहना है। किसी परंपरा का विरोध करने से भी प्रतिभा ऊपर नहीं उठती, विरोध से नाश होता है। इसलिए जगत में सदा आशावाद ही पनपा है, उसने ही महान व्यक्तियों का सृजन किया है। निराशावाद या नकारात्मकता की नींव पर कभी किसी जीवन प्रसाद का निर्माण नहीं हुआ है। मतलब पूरे गद्यांश में जिक्र किया जा रहा है आशावाद और निराशावाद, इन तथ्यों के अच्छाइयाँ और बुराइयों को प्रस्तुत किया गया। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न क्या दिए गए। प्रश्न संख्या 71 में आपसे पूछा जा रहा है इस अवतरण का सर्वथा उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। मतलब अगर ये जो गद्यांश आपको दिया गया है अगर इसका शीर्षक आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे। देखिए हर जगह बात किसका किया गया था, आशावाद और जीवन से जुड़ा है, और मतलब निराशावाद भी साथ में लिया गया था। देखिए अब देखते हैं विकल्प, आशा और निराशा ये कैंसिल हो गया, जीवन और आशावाद ये आंसर हो सकता है। आशा ही जीवन है, मतलब ये कोई सार्थक नहीं। आशावाद और निराशावाद, देखिए जब हम शीर्षक बनाएंगे तो शीर्षक में ये भी शीर्षक हो सकता है, ये भी शीर्षक हो सकता है, लेकिन जो प्रबल शीर्षक आपको दिख रहा है इसमें विकल्प बी सही है। तो यहाँ पे आशावाद और निराशावाद भी नहीं होगा, विकल्प बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 72 दिया है परंपरा का विरोध करने से प्रतिभा ऊपर नहीं उठती का आशय क्या है। मतलब ये क्या कहना चाहता है कि परंपरा का अगर आप विरोध करेंगे तो आपकी प्रतिभा आगे नहीं बढ़ेगी। चलिए देखते हैं, परंपरा व्यक्ति को दकियानूसी बनाती है, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है ना। परंपरा का विरोध व्यक्ति को प्रतिभा संपन्न बनाता है, ये तो कभी नहीं हो सकता। परंपरा को स्वीकार करने से प्रतिभा नष्ट नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, ये हो सकता है। आगे देखते हैं, परंपरा और प्रतिभा में अन्योन्याश्रित संबंध है, ये भी कोई विशेष उत्तर नहीं है, तो इसमें सही हो जाएगा परंपरा को स्वीकारने से प्रतिभा नष्ट नहीं होती। अगर आपके पास कोई प्रतिभा है तो ऐसा नहीं कि आप परंपरा स्वीकार करेंगे तो नष्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 नकारात्मकता का आशय है, तो जो नकारात्मकता इसका आशय किस शब्द से, तो नकारात्मकता का आशय निराशावाद से होगा, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 74 देखिए यहाँ पर दिया है निराशावादी दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आपको प्रस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं।
के लिए कहा जा सकता है, मतलब जो निराशावादी व्यक्ति उसके संदर्भ में बात किया जा रहा है। तो निराशा कुंठा और प्रवंचना की जननी है। सही बात है, निराशावादी व्यक्ति है, हमेशा चिंता में डूबा हुआ है, दुख के सागर में डूबा है, तो यहाँ पे कुंठा और प्रवंचना आएगा, ये बिल्कुल सही है ना। और भी आगे देख लेते हैं, निराशावादी का चेहरा चिंता की रेखाओं से घिरा रहता है। ठीक है, ये मतलब जो पहला वाक्य यहाँ पर दिया दूसरे से ज़्यादा प्रभावित हो, गलत हो जाएगा। निराशावादी व्यक्ति दूसरे के आनंद से दुखी रहते, ये भी कोई ऐसा मतलब बहुत प्रभावी तर्क नहीं, तो इसमें हो जाएगा ए। 74 का विकल्प ए बिल्कुल रुकिए 74 ऐसे यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग तो ये भी तो सही देख सकते हैं, ये उपर्युक्त तो सभी दिया ना, तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो 74 का विकल्प डी सही होगा, क्योंकि सभी दिया तो उपर्युक्त वाक्य सभी वाक्य सही है। ठीक, मतलब निराशावादी की यहाँ पर जो होती है प्रतिक्रिया उसके बारे में दिखाया जा रहा है। निराशावादी व्यक्ति हमेशा कुंठा और प्रवंचना से घिरा रहता है ना, उसका चेहरा चिंता से घिरा रहता है, वो दूसरों के आनंद से दुखी हो जाता है, तो इसमें विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 75 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है, आत्मिक आनंद से आशय है। आत्मिक आनंद से क्या आशय है? तो आत्मिक आनंद का मतलब आह्लाद, सही है, हो सकता है मन की मौज, उपहास, अट्टहास। देखिए ये दोनों तो नकारात्मक शब्द है तो नहीं होगा। मन की मौज और आह्लाद में आह्लाद ज़्यादा सही विकल्प है, तो ये हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ है। यहाँ पर एक आपको मुहावरा और लोकोक्ति का प्रश्न दिया है, अपनी करनी पार उतरनी। आपको पता चल रहा है जैसा अपना कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा, तो दूसरों के कर्म फल को स्वयं भी भुगतना पड़ता है, नहीं होगा। अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, बिल्कुल सही है। अपनी करनी पार उतरनी, जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा। आगे है, अंक शब्द का अर्थ नहीं होता। अगर अंक की बात करेंगे तो अंक का मतलब गोद होता है, चिन्ह होता है, संख्या होता है, अंग नहीं होता, तो इसमें विकल्प डी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 78, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु के द्वारा होता है? देखिए यहाँ पे आपको व्यंजन लिखा है क, ढ, छ और म, है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि तालु व्यंजन क्या है, तो इसका एक साधारण सा ट्रिक होता है, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं अगर उसके ट्रिक की बात करेंगे तो उसका ट्रिक होता है के टी एम डी ओ, केटीएम 2। इसका मतलब क्या, देखिए जो के है ना, के फॉर हिंदी में लिखेंगे कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धन्य, डी से दंत और ओ से ओष्ठ। अब ये चलेगा क्या, देखिए क वर्ग का मतलब क, ख, ग, घ, अंग, ये होता है कंठ। अब टी यहाँ पे दो आगे आएगा च वर्ग, च, छ, ज, झ, इ, ये तालु होता है। इसके बाद ट, ठ, ड, ढ, अड़, ये मूर्धन्य होता है। त, थ, द, ध, न, ये दंत होता है। और प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा व्यंजन तालु से उच्चारित होता है। देखिए च वर्ग का कौन है, छ है, तो ये आपको हो जाएगा तालु से। क की बात करेंगे तो ये कंठ स्वर है, मतलब कंठ व्यंजन है, स्वर नहीं है। ढ की बात करेंगे तो यहाँ पर ये आपका मूर्धन्य व्यंजन है। म की बात करेंगे तो ये ओष्ठ व्यंजन है, तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा छ, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पर दिया गया 79 में किसका क्या जिक्र किया गया? देखिए ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान होते हैं परंतु व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, वे कहलाते हैं। मतलब उच्चारण और वर्तनी उनका समान है, मतलब एकदम सेम दिख रहे हैं। देखिए उच्चारण जैसा मतलब वर्तनी जैसे लिखा जाता है और उच्चारण जैसे उच्चारित किया जाता है, दोनों समान है। तो दोनों समान है तो उसको समरूप कहेंगे, तो समरूप इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 80, मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो मातृणाम की अगर संधि विच्छेद की बात करेंगे तो इसका शुद्ध स्वरूप हो जाएगा मातृ प्लस ऋणाम, है ना, मातृणाम। यहाँ पर विकल्प बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसमें संधि पूछ लेता है कौन सी संधि है, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। तो ये आज हम लोगों की प्रैक्टिस क्लास में चौथी क्लास रही। इस प्रकार के वीडियोस को अगर लगातार देखना है तो हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसी प्रकार तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा और हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।